नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 8 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट डिस्कस कर लेते हैं। नीटजे का कोट है, जिंदगी में देखो क्यों यानी पर्पस होना कैसे यानी रास्ता अपने आप खुल जाता है। देखो वैसे तो ये हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में लागू होता है, बट एस्पायरेंट्स के एस्पेक्ट पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। सोचो कितने एस्पायरेंट्स रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाते हैं, या फिर जिनको रात में पढ़ने की आदत है वो रात रात पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सपना है, एक मकसद है। कभी कभी देखो ये लगता है कि दिमाग फट जाएगा इंफॉर्मेशन से, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कैसे क्लियर होगा। बस देखो ऐसे वक्त पे अगर क्यों याद होना तो आपको मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे ना ईरा सिंगल का एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। ईरा सिंगल की स्टोरी आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगी, जल्दी से बताता हूँ। ईरा सिंगल देखो मेडिकल कंडीशन के बावजूद उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया। 2015 की शायद वो टॉपर थी। ईरा सिंगल को ना स्कोलियोसिस था। स्कोलियोसिस में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ना टेढ़ी हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने ना 2010 में पहली बार यूपीएससी क्लियर किया। उस समय रैंक उनकी थी 815, पर पोस्टिंग के वक्त उन्हें मना कर दिया गया। रीजन उनकी फिजिकल कंडीशन। सोचो इतनी मेहनत करने के बाद, सपना देखने के बाद फिर से एक झटका मिला सिस्टम से और सब बेकार हो गया। बट देखो उनका ना क्यों बहुत स्ट्रोंग था कि कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए। उन्हें यूपीएससी से पावर नहीं, चेंज चाहिए था। तो फिर क्या हुआ, फिर से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की और 2014 का एग्जाम दिया था। 15 का नहीं, 14 का उन्होंने एग्जाम दिया था और 2014 का रिजल्ट आया। ईरा सिंगल ने ना पूरे देश में टॉप किया। सोचो कितनी ताकत होगी उस क्यों में जो उन्हें इतनी ऊंचाई पर ले गया। तो आपका नाम वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्यों तैयारी स्टार्ट की। क्योंकि देखो सवाल ये नहीं है हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, बल्कि देखो सवाल ये है हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। तो ये हमने कोड डिस्कस किया। अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये यहां पे आर्टिकल है और इंडियन एक्सप्रेस का भी है। इस बार के नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन के लिए, इस बार का जो नोबेल प्राइज मिला ना मेडिसिन के लिए, उससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। 2-3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड का हो या ना हो, उसे समझ में आ जाए। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मैरिटल रेप से संबंधित, ये तो द हिंदू का आर्टिकल है, ये वाला नीचे। और तीसरा आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। मुझे तो ये राइटर थोड़े कंफ्यूज दिखे, मतलब प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी ना हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 6th क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लिया। ये समिट देखो सितंबर 2024 को डेलावेयर यूएस में ऑर्गेनाइज हुआ। क्वाड जैसे कि आपको पता है 4 देशों का एक ग्रुप है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। क्वाड का मकसद ये है इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी बढ़ाना, स्टेबिलिटी इंश्योर करना, क्योंकि चाइना वहाँ पे काफ़ी अपनी मनमानी करता है, एग्रेसिवनेस शो करता है। इसके बाद देखो हाल फिलहाल में ना इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा डिप्लोमेसी में। जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, इन्होंने रशिया की यात्रा की। वहाँ पे इन्होंने ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग में हिस्सा लिया। इवन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी 1-to-1 बात की अजीत डोवल ने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से भी मुलाकात की और पिछले 4 सालों से जो डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर पर, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसे सुलझाने के लिए इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और उसी दिशा में ये एक प्रयास था हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग। अभी देखो ये सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, ये इंडिया की डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं, जहां एक तरफ देखो चाइना के साथ विवाद सुलझाने की इंडिया कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस के साथ हाईली एंगेज्ड है इंडिया यूएस पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चाइना को बैलेंस करने के लिए। बट देखो दिक्कत यहां पर रशिया है। वैसे क्वाड का आइडिया चाइना के अगेंस्ट है, बट
रशिया भी क्वेड को पसंद नहीं करता और इंडिया रशिया के साथ ठीक ठाक रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहता है। ये दिक्कत है। मतलब समझ गए ना आप? क्वेड का आइडिया वैसे चाइना के अगेंस्ट है, बट रशिया को यह लगता है कि क्वेड जो है वेस्ट का एक अलायंस है। रशिया भी क्वेड के आइडिया को पसंद नहीं करता, बट इंडिया रशिया के साथ ठीक रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहता है। इंडिया देखो दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। एक तरफ क्वेड है, क्वेड में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, दूसरी तरफ ब्रिक्स है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रशिया में ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज है ना, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग में हिस्सा लिया। तो इंडिया दोनों ग्रुप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहता है, बट दिक्कत ये है ब्रिक्स में रशिया का डोमिनेंस कम हो रहा है और चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके बाद राइटर बोलते हैं रोल ऑफ पीस मेकर। अभी देखो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रशिया की यात्रा की ना, वहां पे उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, तो उन्होंने वहां पे प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन पीस प्लान रशिया के राष्ट्रपति से शेयर किया। इंडिया देखो आज के समय में ना ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स में मीडिएटर बनना चाहता है। यह दिखाता है कि इंडिया अब ग्लोबल इश्यूज में ज्यादा बड़ा रोल लेना चाहता है। राइटर बोलते हैं देखो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ना इसी साल के जुलाई में रशिया की यात्रा की थी। उस समय काफी क्रिटिसिज्म हुआ था वेस्ट की तरफ से कि भारत के प्रधानमंत्री को इस समय रशिया की यात्रा पर नहीं जाना चाहिए था, जब रशिया ने वार छेड़ा हुआ है यूक्रेन के अगेंस्ट। बट प्रधानमंत्री मोदी की वो रशिया विजिट इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाने का एक एग्जाम्पल था कि इंडिया देखो वेस्ट के दबाव में आके अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं डिसाइड करेगा। इंडिया अपने हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेगा। हालांकि बाद में देखो यूएस को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी चले गए थे, बैलेंस करने के लिए कि हाँ रशिया गए हैं तो अब यूक्रेन भी चले जाते हैं। और यूक्रेन ने वैसे रशिया विजिट को क्रिटिसाइज किया था, बट यूक्रेन ने यह भी बोला था भारत को कि भारत रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को समझाने में मदद करे। तो उसके बाद से देखो प्रधानमंत्री मोदी और भी एक्टिव हो गए थे दोनों देशों के बीच पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पुतिन से मिलने के बाद, पुतिन से यूक्रेन प्लान शेयर करने के बाद इवन फ्रांस की यात्रा पर गए और वहां पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी प्रधानमंत्री मोदी का जो यूक्रेन पीस प्लान है वो शेयर किया। ये सब चीजें देखो दिखाती हैं कि इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है ना वो पॉजिटिव है। इंडिया पीस मेकर बन के यूक्रेन रशिया वार में पीस मेकर बन के एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। ग्लोबल पावर मतलब दुनिया के बड़े फैसलों में रोल निभाना, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली स्ट्रोंग होना। समझ गए? अगर देखो इंडिया पीस मेकर का रोल निभाता है ना, शांति स्टैब्लिश करवाता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो इससे ना इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। इंडिया की जो इमेज है वो और ज्यादा पॉजिटिव होगी। इंडिया का जो कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। राइटर देखो ये बोलते हैं इंडिया मीडिएटर शायद ना बन सके, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत का फैसिलिटेटर जरूर बन सकता है। फैसिलिटेटर या फिर इंटरलोक्यूटर। आप बोलोगे सर ये फैसिलिटेटर और इंटरलोक्यूटर ये क्या वर्ड्स हैं? फैसिलिटेटर मतलब दोनों देशों को बातचीत के लिए एंकरेज करना, जैसे रशिया को बोलना कि भाई कर लो बातचीत, कर लो कर लो कर लो। यूक्रेन को भी यही बात बोलना, मतलब बातचीत को फैसिलिटेट करवाना। और इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है बीच में रख के, मतलब खुद बीच में बैठना और दोनों देशों की बात सुनना। यह मतलब होता है इंटरलोक्यूटर का। क्योंकि देखो मीडिएटर बनने के लिए ना इंडिया के पास कोई लिवरेज नहीं है। लिवरेज समझते हो? जैसे देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत अपनी बात मनवा के रशिया से और यूक्रेन से। जैसे यूएसए जैसे देश होते हैं ना, इनके पास में लिवरेज होता है कि भाई हमारी बात मान लो, अदरवाइज हम आपके साथ ट्रेड कम कर देंगे या फिर कुछ भी। मतलब यूएसए जैसे देश के पास में ना बहुत कार्ड्स होते हैं खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के पास ना उतनी लिवरेज नहीं है, कार्ड्स नहीं है खेलने के लिए। तो इंडिया मीडिएटर शायद ना बन सके, बट इंटरलोक्यूटर और फैसिलिटेटर जरूर बन सकता है। फैसिलिटेटर मतलब दोनों को एंकरेज कर सकता है बातचीत करने के लिए, और इंटरलोक्यूटर मतलब बीच में बैठ के दोनों की बात सुन सकता है। फिर इसके बाद आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है इंडिया रशिया रिलेशंस। ये एक पुरानी दोस्ती है लेकिन नए चैलेंजेस हैं। 60 साल से पुरानी दोस्ती है इंडिया रशिया के बीच। कोल्ड वार में ये दोस्ती बरकरार रही। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसएसआर ने हमेशा
यूएन में इंडिया का सपोर्ट किया, इवन कश्मीर के इशू पर। इंडिया रशिया से देखो मिलिट्री फायदा भी उठाना चाहता है। अभी जैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है। बहुत सारे पुराने जो एयरक्राफ्ट हैं इंडिया ने रशिया से परचेज करके रखे हैं। तो मिलिट्रीली देखो इंडिया को रशिया की आवश्यकता अभी भी है, वो बात अलग है। वार के कारण रशिया इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट्स फिलहाल की सिचुएशन में नहीं सप्लाई कर पा रहा है। बट हाँ, इंडिया अभी भी रशिया से देखो मिलिट्री फायदा जरूर उठाना चाहता है। रशिया इंडिया को एडवांस्ड वेपन्स देता है। इंडिया के पास रशियन टैंक्स, फाइटर जेट, सबमरीन्स ये सब हैं। बट देखो यहां पे एक दिक्कत है। दिक्कत जानते हो क्या है इंडिया रशिया रिलेशंस में? रशिया ना अब चाइना के साथ ज्यादा क्लोज हो रहा है। रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं रशिया के अगेंस्ट। वो व्यापार नहीं कर पा रहा है यूक्रेन वार की वजह से। इसलिए ना रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। रशिया चाइना से इकोनॉमिक हेल्प ले रहा है सरवाइव करने के लिए। इस वजह से रशिया और चाइना की क्लोजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यह इंडिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चाइना इंडिया का एक कॉम्पिटिटर है। अगर देखो रशिया चाइना ज्यादा क्लोज हुए तो इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए? चलो हमने ये बात कर ली इंडिया रशिया रिलेशंस में चाइना का एंगल। अब एक और बात कर लीजिए इंडिया रशिया रिलेशंस में वेस्ट का एंगल। देखो वेस्ट की एक्सपेक्टेशन इंडिया से ये थी कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा ना, इस चीज को इंडिया क्रिटिसाइज करे। बट इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया। तो ये चीज वेस्ट को अच्छी नहीं लगी। वेस्ट को लगा कि इंडिया देखो मोरल स्टैंड नहीं ले पा रहा है और इंडिया को यह लगता है कि हम तो देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना रहे हैं, मतलब किसी के प्रेशर में आके हम स्टैंड नहीं लेते, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम स्टैंड लेते हैं। बट देखो ये चीज ना लॉन्ग टर्म में इंडिया और वेस्ट के रिलेशंस को अफेक्ट कर सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया इंडिया रशिया रिलेशंस में वेस्ट का एंगल। अब देखो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो मल्टी अलाइनमेंट की है। मल्टी अलाइनमेंट कैसे? यूएस के साथ फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशंस मेंटेन करके रखना। यूएस के साथ इंडिया ने डिफेंस डील साइन की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमेंट साइन किए हैं, ट्रेड दोनों देशों के बीच में बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और यूएसए के बीच में काफी कोऑपरेशन है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्वाड। चलो ये बात की यूएस की। अब यूएस का दुश्मन है रशिया। रशिया के साथ भी इंडिया के ना नॉन एडवर्शियल रिलेशंस हैं, मतलब दुश्मन देश वाले रिलेशंस नहीं है। समझ गए? इंडिया रशिया का दुश्मन नहीं बनना चाहता, पुराने रिलेशंस को मेंटेन करना चाहता है। बट दिक्कत वही जो मैंने आपको बताया, रशिया का मेन फोकस अब चाइना पे है। चाइना और रशिया ट्रेड अब बढ़ रहा है, दोनों मिलके यूएसए को चैलेंज कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए ना एक बीच में रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहता है, बट रशिया और चाइना मिलके यूएस के ज्यादा बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। इंडिया कैसे यूएस को बोल सकता है कि हम आपके दोस्त के साथ, हम आपके दुश्मन के साथ में अच्छे रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं? यूएस बोलेगा भाई या तो हमारे साथ रहो या फिर उनके साथ रहो। इसलिए ना इंडिया को अब लगने लगा है कि रशिया उतना यूजफुल नहीं है जितना यूएसए यूजफुल है। क्योंकि अगर हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो भी गई ना तो शायद ही रशिया बीच में आएगा। रशिया नहीं आएगा, क्योंकि रशिया और चाइना की दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है। रशिया यूक्रेन वार में चाइना बीच में नहीं आया, तो ये उम्मीद करना कि इंडिया चाइना में टेंशन्स बढ़ती है तो रशिया बीच में आएगा, ये एक्सपेक्ट करना गलत है। कुल मिलाकर देखो लास्ट में मैं आर्टिकल को समराइज करूं, सरकमस्टांसेस देखो ऐसी हो गई हैं कि इंडिया यूएस के करीब जाता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ना चाइना इंडिया के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एलएसी पर चाइना की घुसपैठ देखने को मिली, अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को बार बार अपना बताना, इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी का प्रेजेंस बढ़ना, ये सब क्या है? ये सब है एग्जाम्पल्स हैं चाइना का इंडिया के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के। इवन चाइना पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को वेपन्स देता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो चाइना इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और चाइना और रशिया की दोस्ती बढ़ रही है।
इवन एससीओ और ब्रिक्स में भी चाइना का ही इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो पहले इंडिया जो बैलेंस कर पा रहा था ना, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ रशिया चाइना इनके बीच में, अब इंडिया नहीं कर पा रहा है क्योंकि लगातार चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। रशिया चाइना की दोस्ती बढ़ रही है, तो मजबूरी में इंडिया यूएस की तरफ ज्यादा जा रहा है। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस बार का नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन जो है वो 2 साइंटिस्ट को दिया गया है। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोज और दूसरे का नाम है गैरी रूवकुन। इनको नोबेल पुरस्कार फॉर मेडिसिन क्यों मिला है? एक तो देखो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए के लिए, और दूसरा रोल ऑफ माइक्रो आरएनए इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। देखो, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। साइंस एंड टेक का आर्टिकल है तो आसान भाषा में नहीं बताऊंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते उनको समझ नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने जो डिस्कवरी की वो की माइक्रो आरएनए की। तो पहले माइक्रो आरएनए के बारे में जानते हैं, उसके बाद माइक्रो आरएनए के रोल के बारे में जानेंगे, कैसे ये माइक्रो आरएनए काम करता है, फिर वो जानेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या है? देखो, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में ना बहुत बड़ा काम करता है। सोचो, आपके घर में ना एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल है जो सारे गैजेट्स को कंट्रोल करता है, जैसे टीवी को, एसी को, फैन को, सब कुछ। वैसे ही ये जो माइक्रो आरएनए है ना, जिसकी डिस्कवरी इन साइंटिस्ट ने की है, ये हमारे सेल्स में प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। फिर से बोलता हूं, ये जो माइक्रो आरएनए जो इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ना, ये हमारी बॉडी के सेल्स में प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब कुछ लोग ये पूछ लेंगे, सर प्रोटीन क्या होता है? हमें तो बिल्कुल बेसिक से बता दो, लेकिन जल्दी जल्दी बता दो। मैं दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करूंगा, जल्दी भी बताऊंगा, आसान भाषा में भी बताऊंगा। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन देखो हमारी बॉडी का ना बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट, स्टील और ईंटें ये सब चाहिए, वैसे ही देखो बॉडी के लिए ना प्रोटीन चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो मतलब अगर कोई चीज प्रोटीन प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है तो वो देखो फिर डायरेक्टली हमारी बॉडी की हेल्थ को अफेक्ट करती है। समझ गए? चलो, आपने समझ लिया अभी तक माइक्रो आरएनए क्या है। बॉडी के सेल्स में प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। आपने प्रोटीन का मतलब भी समझ लिया, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब हम बात करते हैं ये जो माइक्रो आरएनए है जिसको डिस्कवर किया है इन साइंटिस्ट ने, ये काम कैसे करता है। ये देखो एक और मॉलिक्यूल के साथ में ना टीम बनाकर काम करता है, और जिस मॉलिक्यूल के साथ में ये टीम बना के काम करता है उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के साथ में जो माइक्रो आरएनए है ना, वो टीम बना के काम करता है। आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये भी बता दो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, क्या काम करता है। देखो, मैसेंजर आरएनए जिसको mRNA भी बोल देते हैं, ये ना एक कोरियर है जो सेल के न्यूक्लियस से बाहर इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। हमारी बॉडी का सेल है, सेल से बाहर जो mRNA है ना, यानी मैसेंजर आरएनए, वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। लेकिन देखो, जब ये mRNA यानी मैसेंजर आरएनए सेल से बाहर कोरियर की तरह इंफॉर्मेशन लेके जाता है, तो बाहर इसको मिल जाता है मेन हीरो इस पूरी स्टोरी का, माइक्रो आरएनए, जो सब कुछ रेगुलेट करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ये माइक्रो आरएनए कोरियर mRNA को बोलता है, रुको जरा, सबर करो। मतलब माइक्रो आरएनए देखो mRNA से ना चिपक जाता है। मतलब जो हीरो है ना माइक्रो आरएनए, वो मैसेंजर mRNA से चिपक जाता है। इसके बाद देखो ये जो mRNA है ना, ये यानी कोरियर, या तो देखो ये इसके बाद तुरंत प्रोटीन में तब्दील हो जाता है, या फिर ये mRNA टूट जाएगा और इसके जो पार्ट्स हैं वो रिसाइकल हो जाएंगे, या फिर देखो ये प्रिजर्व हो जाएगा और ये mRNA बाद में यूज होगा। अब आप बोलोगे सर लास्ट का जो
जल्दी से बताओ दोबारा से। देखो ये mRNA बाहर आया था ना, mRNA बाहर आया था इंफॉर्मेशन लेके, तो इसका सामना हो गया माइक्रो आरएनए से। अब माइक्रो आरएनए ना इस mRNA के साथ में चिपक जाएगा, चिपक गया। चिपकने के बाद में अब फैसला होगा कि mRNA का करना क्या है, क्योंकि याद कीजिए शुरुआत में क्या बोला था मैंने, माइक्रो आरएनए ना प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो माइक्रो आरएनए अब mRNA से चिपक गया तो कंट्रोल करेगा प्रोटीन की प्रोडक्शन को। चिपकने के बाद या तो देखो जो mRNA है वो तुरंत प्रोटीन में तब्दील हो जाएगा, या फिर वो टूट जाएगा, उसके पार्ट्स रिसाइकल हो जाएंगे, या फिर वो प्रिजर्व हो जाएगा और बाद में यूज होगा। ये फैसला कौन कर रहा है? फैसला कर रहा है माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए फैसला कर रहा है कि प्रोटीन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। तो माइक्रो आरएनए का जो काम है ना वो ट्रैफिक लाइट की तरह है। ग्रीन लाइट इसने दे दी माइक्रो आरएनए ने, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। रेड लाइट मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए इसको रिमोट कंट्रोल भी बोलते हैं ना माइक्रो आरएनए को। और माइक्रो आरएनए ये करता कैसे है? ये चिपक जाता है mRNA के साथ में। क्या करता है? चिपक जाता है। इस प्रकार से देखो हमने सारे बेसिक्स तो डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इन्होंने काम कैसे किया। एम्ब्रोज और रूवकुन ये दोनों साइंटिस्ट है ना, इन्होंने काम कैसे किया। इन दोनों साइंटिस्ट ने ना 1980s में एक छोटे से कीड़े पे रिसर्च की थी जिसका नाम था सी एलिगेंस। सी एलिगेंस नाम का एक छोटा सा कीड़ा, इस पर इन्होंने रिसर्च की थी। ये देखो एक माइक्रोस्कोपिक राउंड वोम है, बहुत छोटा सा है, लेकिन देखो इसमें ना कुछ सेल टाइप होते हैं और वो सेल टाइप कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। तो मतलब वैसा नहीं होता जैसे एक स्कूल प्रोजेक्ट होता है, स्कूल प्रोजेक्ट में हम करके दिखाते हैं। तो ये जो कीड़ा था इनके लिए एक स्कूल प्रोजेक्ट की तरह था, क्योंकि यही चीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी होती है। समझ गए? अब देखो होता क्या है, ये जो सी एलिगेन नाम का छोटा सा कीड़ा है ना, इसमें देखो हजारों जीन्स होते हैं, लेकिन ना दो जीन बहुत खास हैं। एक है लिन4 और दूसरा है लिन14। लिन4 और लिन14 ये दो जीन्स सी एलिगेंस के काफी खास हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ना ऐसे कीड़े ढूंढे जिनमें ये जीन्स थोड़े अलग थे। समझ गए? फिर से बोलता हूं, साइंटिस्ट ने ना ऐसे कीड़े ढूंढे जिनमें ना ये दो जीन्स लिन4 और लिन14 थोड़े अलग थे एक दूसरे से। इनको बोल दिया ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, क्योंकि दो अलग जीन्स वाले कीड़े ढूंढे तो इनको बोल दिया म्यूटेंट स्ट्रेन्स, क्योंकि लिन4 और लिन14 थोड़ा अलग थे इन कीड़ों में, तो इनको बोल दिया म्यूटेंट स्ट्रेन्स। म्यूटेंट स्ट्रेन्स मतलब एक कीड़ा ऐसा ढूंढ लिया जिसमें लिन4 नाम का जो जीन था ना थोड़ा एबनॉर्मल था, थोड़ा अलग था। एक और कीड़ा ऐसा ढूंढ लिया जिसमें लिन14 नाम का जो जीन था वो थोड़ा अलग था, अलग ढंग से बिहेव कर रहा था। ऐसे दो अलग अलग कीड़े ढूंढ लिए। अब देखो एक मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो अपनी क्लास में ना दो बच्चे हैं, एक का नाम है महेश और दूसरे का नाम है प्रिया। दो बच्चे हैं। महेश ना हर चीज जल्दी जल्दी करता है, हर होमवर्क जल्दी खत्म करना, लंच जल्दी खत्म करना। तो महेश है हमारी क्लास का लिन4 वेरिएंट, क्योंकि नॉर्मल बच्चों से अलग है ये। महेश सारे काम जल्दी जल्दी करता है, नॉर्मल बच्चे इतना जल्दी नहीं कर पाते। दूसरी बच्ची है प्रिया। प्रिया हर काम को ना ज्यादा ही स्लो करती है, होमवर्क देर से करना, लंच बहुत देर से खत्म करना, हर काम में स्लो। प्रिया का साबुन स्लो चलता है। तो प्रिया है लिन14 वेरिएंट। दोनों एबनॉर्मल हैं, एक बहुत तेज है, एक बहुत स्लो है। तो अब टीचर क्या करेगा? टीचर देखो इन दोनों को समझने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये जान के कि नॉर्मल बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। समझ गए? मतलब दोनों एक्सट्रीम्स को टीचर समझेगा ये पता लगाने के लिए कि नॉर्मल जो बच्चे हैं, एवरेज जो बच्चे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में टीचर थे एम्ब्रोज और रूवकुन। इन्होंने ना इन दोनों वेरिएंट्स को स्टडी कर लिया, लिन4 और लिन14 दोनों को स्टडी किया कि ना एक्चुअल में ये कैसे बिहेव करेंगे। इन्होंने वेरिएंट्स को स्टडी किया,
लेकिन वेरिएंट्स को इसलिए स्टडी किया ताकि नॉर्मल कंडीशंस में ये कैसे बिहेव करेंगे ये पता लगाया जा सके। जब देखो इन दोनों साइंटिस्ट ने इन दोनों को गहराई से स्टडी किया ना, तो इनको ये समझ में आया लिन4 जो वेरिएंट है ना, ये एक्चुअली में ना लिन14 को कंट्रोल करता है। कैसे? एक छोटी सी मोलिकुलर बनके लिन4 कंट्रोल करता है लिन14 को। कैसे कंट्रोल करता है? एक छोटी सी मोलिक्यूल बनके। लिन4 को ही आज के समय में अब हम बोलते हैं माइक्रो आरएनए। याद कीजिए शुरुआत में जो मैंने बताया था, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो साइंटिस्ट ने गहराई में यह पाया कि लिन4 जो है वो लिन14 को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है? जो शुरुआत में मैंने पाया, आपको बताया, इन साइंटिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव कर दिया कि लिन4 जो कि एक माइक्रो आरएनए है, एक्चुअली लिन14 जो कि mRNA है, इससे ना चिपक जाता है, चिपक कर उसे प्रोटीन बनने से रोक देता है। यह रिजल्ट ना इन दोनों साइंटिस्ट ने ना 1993 में पब्लिश किया था, 1993 में। पर तब किसी ने ना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि सबने सोचा कि सी एलिगेंस जो कीड़ा है वहां यह सब कुछ हो रहा है। पर बाद में पता चला कि जो ये माइक्रो आरएनए है, ये तो देखो हर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, इवन ह्यूमंस में भी। इसलिए इन साइंटिस्ट की इस डिस्कवरी की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो मैं आपसे पूछूं कि इन साइंटिस्ट ने आखिरकार डिस्कवर क्या किया? इन साइंटिस्ट की रिसर्च से ना माइक्रो आरएनए का पता चला, जीन रेगुलेशन का नया तरीका पता चला, लिन4 और लिन14 जीन्स के बीच में कनेक्शन क्या है यह पता लगा। तो इस डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस देखो इसलिए है, जीन्स को रेगुलेट करने का एक कंप्लीटली नया तरीका हमें समझ में आया। इससे पता चलता है कि डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। तो मतलब डिजीज को समझने में हमें और ज्यादा मदद मिली, और डिजीज हम समझ गए तो मतलब नई ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने का जो रास्ता है वो खुल गया है। तो ये डिस्कवरी है, हमने समझी, इसलिए इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इस बार का दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मैरिटल रेप से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना मैं आपको ना एक सेक्शन के बारे में बताता हूं, मैरिटल रेप सेक्शन। ये जो स्लाइड पे आपको दिख भी रहा है, मैरिटल रेप एक्सेप्शन। ये जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन है ना, ये इसको हम बोलेंगे एमआरई, बार बार इसका जिक्र आएगा, इसको बोलेंगे एमआरई। ये ना भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 में है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 63 एक्सेप्शन 2 में है ये एमआरई। इससे पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, तो इंडियन पीनल कोड के 1860 के सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 में था। इंडियन पीनल कोड को तो छोड़ो, जो अब है ही नहीं, उसकी बात हम क्या करें। बट है क्या, सबसे मेन मुद्दा है ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन है क्या। इसका मतलब देखो ये है, अगर कोई मेल हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती सेक्स करता है और पत्नी की एज 18 साल से ज्यादा है, तो देखो ये रेप नहीं है। तो फिर ये रेप नहीं है जबरदस्ती सेक्स करने पर भी। इस एक्सेप्शन को ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। एमआरई को, मैरिटल रेप एक्सेप्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लोग कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है, कुछ लोगों का कहना है रेप तो रेप है। सेंटर ने ना इस पिटीशन के अगेंस्ट अपना एक एफिडेविट फाइल किया। सेंटर ने अपने सपोर्ट में ना एमआरई को सपोर्ट किया है, मतलब जो ये एक्सेप्शन दिया गया है मैरिटल रेप को, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है अपने एफिडेविट में। तो हम इस आर्टिकल में ना सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्सपेक्टेशन का मुद्दा। मतलब क्या है इस चीज का? देखो सेंटर ये कहता है शादी हो गई, तो शादी होने के बाद देखो जो हस्बैंड है ना वो रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस की उम्मीद करता है, मतलब शादी होने के बाद सेक्स की उम्मीद होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में ये बोला, शादी में और शादी के बाहर रेप में बहुत डिफरेंस है, इसलिए देखो दोनों का ना लॉ में ट्रीटमेंट अलग अलग होना चाहिए। बट देखो राइटर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट ये बोलती हैं रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस का मतलब क्या है? रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस डिफाइन कौन करेगा? रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस ऑब्जेक्टिव टर्म है या फिर सब्जेक्टिव टर्म है?
तो मतलब समझ गए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है राइटर के द्वारा। वो बोलती हैं, देखो ये कहना डाउटफुल है कि शादी से ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर होती भी हैं तो क्या ये लीगल आर्गुमेंट बनता है। इसके बाद देखो दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एफिडेविट में, अगर देखो मैरिटल रेप को एक क्राइम माना जाता है तो शादी की जो सेंटिटी है, पवित्रता है, वो खत्म हो जाएगी। लोग गलत एलिगेशंस लगा सकते हैं जो प्रूव करना देखो मुश्किल होगा। तो इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट देखो राइटर ये बोलती हैं, ऐसा कोई आर्गुमेंट, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि मैरिटल रेप को क्राइम मानने से शादी जो है वो कमजोर हो जाएगी। अगर देखो शादी रेप की इंप्यूनिटी पे डिपेंडेंट है तो फिर देखो शादी में रिफॉर्म आना चाहिए। और ये कहना कि मिसयूज हो सकता है, मिसयूज तो देखो हर ला का हो सकता है, और ये सिर्फ एमआरई का इशू नहीं है, समझ गए। क्रिमिनल ट्रायल का पर्पस होता है ये डिसाइड करना कि क्राइम हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो हर ला के लिए एप्लीकेबल है। फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का तीसरा आर्गुमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीसरे आर्गुमेंट में ये बोला, इस मामले में ना कोर्ट का जुरिडिक्शन कम है, मतलब मैरिटल रेप जो है ना वो एक सोशल इशू है, लीगल इशू नहीं है, और ये कोर्ट का काम नहीं है, ये लेजिस्लेचर का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है इस पे कानून बनाना। तो राइटर बोलती हैं इस आर्गुमेंट की प्रॉब्लम देखो ये है, लॉ और सोसाइटी को अलग करना मुश्किल है। सेंटर ने खुद आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पे आर्गुमेंट्स दिए हैं, तो ये लीगल इशू है। कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि एमआरई यानी मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। कोर्ट कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर देखो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो कुल मिला के देखो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, राइटर ये बोलती है, मतलब आर्टिकल में ये बोला जाता है कि सेंटर के जो आर्गुमेंट्स हैं वो फेमिलियर हैं, मतलब पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स की जो लीगल बैकिंग है ना वो क्वेश्चनेबल है, लॉ पे खरा नहीं उतरते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि एमआरई यानी मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या नहीं करता है। अब कोर्ट जो इस पे डिसीजन देगी ना, सुप्रीम कोर्ट जो इस पे डिसीजन देगी, ये इंडिया के लॉज और सोसाइटी पे देखो बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब जल्दी से देखो 3-4 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन को। क्या किया इन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की है। माइक्रो आरएनए क्या है? माइक्रो आरएनए देखो रिमोट की तरह है, प्रोटीन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये देखो मॉलिक्यूल्स कंट्रोलिंग सेलुलर प्रोटीन प्रोडक्शन। और कैसे ये काम करते हैं? ये काम करते हैं देखो एमआरएनए के साथ में चिपक के। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए के साथ ये चिपक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन की प्रोडक्शन होगी या नहीं होगी। कैसे इन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? सी एलिगन राउंड वॉर्म के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1993 में। शुरुआत में तो देखो डिस्कवरी जब हुई तो इसको तवज्जो नहीं दी गई, ये बोला गया सिर्फ कीड़े के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये सब कुछ ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, इंसान में भी। इन्होंने 2 वेरिएंट्स लिए जीन्स के, सी एलिगन राउंड वॉर्म में लिन4 और लिन14। तो बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि लिन4 जो है वो एक्चुअली लिन14 को कंट्रोल करता है। लिन4 क्या है? लिन4 है माइक्रो आरएनए, और लिन14 क्या है? ये है एमआरएनए। समझ गए? तो ये इसको कंट्रोल करता है। कैसे? इसके ऊपर चिपक के रेगुलेट करता है कि प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, और प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बाद आईआर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। प्रधानमंत्री, मतलब शुरुआत में आर्टिकल में ना डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लिया, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ब्रिक्स के एनएससी की मीटिंग में हिस्सा लिया रशिया में, ये सब। बाद में फिर इंडिया का जो रोल है ना एज ए ग्लोबल पीस मेकर वो डिस्कस किया जाता है कि कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूक्रेन ने इंडिया को बोला कि आप पीस करवाइए हम दोनों देशों के बीच में। और बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मिले, उन्होंने अपना पीस प्लान दिखाया। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है और पीस मेकर बन के अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करना चाहता है। तो राइटर बोलते हैं इंडिया ना
मीडिएटर बन पाए या ना बन पाए, लेकिन फैसिलिटेटर और इंटरलोकुटर जरूर बन सकता है। फैसिलिटेटर मतलब दोनों को एंकरेज करना बातचीत के लिए, इंटरलोकुटर मतलब बीच में बैठ के दोनों की बात सुनना। और ये इंडिया की जानी मानी अप्रोच का एग्जाम्पल है। इंडिया विश्व बंधु बनना चाहता है। फिर बात की जाती है इंडिया रशिया रिलेशंस की। इंडिया रशिया रिलेशंस, देखो इंडिया इन रिलेशंस को मेंटेन करना चाहता है, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत है इंडिया रशिया रिलेशंस में चाइना और रशिया की दोस्ती जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद फिर इंडिया रशिया रिलेशंस में वेस्ट के एंगल की बात की जाती है। वेस्ट इंडिया से थोड़ा नाखुश रहता है इस मुद्दे पे, क्योंकि उनको लगता है कि यूक्रेन वार पे ना इंडिया को बढ़ चढ़ के हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहा। तो इससे वेस्ट में इंडिया की जो इमेज है वो थोड़ी खराब हुई। उनको लगा कि इंडिया मोरल स्टैंड नहीं ले सकता। फिर आर्टिकल में ये भी बोला गया, वैसे देखो इंडिया मल्टी अलाइनमेंट अपनाना चाहता है, बट दिक्कत ये है कि अब ना ब्रिक्स और एससीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ना चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। तो पहले इंडिया दोनों में पार्टिसिपेट करता था, एक साइड क्वाड में, दूसरी साइड ब्रिक्स में, बट अब वो हो नहीं पा रहा है। चाइना इंडिया के एंटी चल रहा है, तो मजबूरी में इंडिया को ना यूएस की तरफ ज़्यादा जाना पड़ रहा है। फिर हमने लास्ट में एमआरई वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। मैरिटल रेप को एक्सेप्शन मिली हुई है, मामला कोर्ट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट्स दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दिया कि मैरिड और अनमैरिड वुमन के साथ में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सही है। मैरिज होने पे ना एक एक्सपेक्टेशन होता है रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस की, और मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से मैरिज की सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी, इसका मिसयूज होगा। ये एक सोशल इशू है, लीगल इशू नहीं है। ये सारे आर्गुमेंट सेंटर ने दिए। फिर राइटर क्रिटिसाइज करती हैं, वो बोलती हैं रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस का मतलब क्या है, और कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता लगे मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होने से मिसयूज बढ़ जाएगा। और ये नहीं कह सकती सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सोशल इशू है, लीगल इशू नहीं है। अगर देखो इसका जिक्र है तो मतलब कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे बना रखा है, तो कोर्ट का काम है कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना। तो ये सोशल इशू कैसे हुआ, ये लीगल इशू है। तो कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि मैरिटल रेप एक कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो ये हमने पूरा रिवीजन कर लिया। क्वेश्चन देखो, आपको ये अटेम्प्ट करना है, महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस से संबंधित 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो इशू हमने मैरिटल रेप से संबंधित डिस्कस किया था, बट क्वेश्चन एग्जैक्टली मैरिटल रेप से संबंधित नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।